Hello students, it's the video 6 मैनचेस्टर कम टू इंडिया। और किस तरह से जो मैनचेस्टर भारत में आया 1772 की अगर हम बात करें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी के जो अधिकारी था हेनरी पटुलो ने कहा था। अब हेनरी पटुलो क्या कहता था, वेंटर टू से दैट डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल, जो भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता था। उन्होंने ये कथन कहा, हेनरी पटुलो का कथन था कि डिमांड जो थी भारतीय टेक्सटाइल की, भारतीय कपड़ों की, इतना अच्छी क्वालिटी का कपड़ा शायद किसी और देश में नहीं बनता था। येट बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी। अब बिगिनिंग ऑफ लॉन्ग डिक्लाइन, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में गिरावट क्यों आने लगी? फिर इन 1811-12 में पीस गुड अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। बाय 1850 इट वाज नो मोर देन 3%। अब ये कहता है कि कुल निर्यात में 33% था, 1850 में यह मात्र 3% हो गया। वाई डिड दिस हैपन? अब ऐसा क्यों हुआ होगा? व्हाट वर इट इम्प्लीकेशन? इसके पीछे क्या निहितार्थ थे? निहितार्थ बोलते हैं इम्प्लीकेशंस को। एज कॉटन्स इंडस्ट्री डेवलप इन इंग्लैंड, जैसे ही इंग्लैंड में कपास उद्योग, अब कॉटन उद्योग इंडस्ट्री इंग्लैंड में भी डेवलप हुई थी, तो इंडस्ट्रियल जो ग्रुप था बिगेन वरिंग, वो चिंता करने लगा। क्यों चिंता करने लगा? कि वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगी। अब क्योंकि इंग्लैंड में जब कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी, तो वहाँ के जो व्यापारी थे, इंडस्ट्रियल ग्रुप था, जो औद्योगिक समूह था, वो चिंता करने लगा कि जब दुनिया के और देशों से वहाँ पर कपास का आयात होने लगा, दे प्रेशराइज्ड, इसीलिए उन्होंने सरकार पर दबाव डाला। प्रेशराइज टू इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन, इसलिए उन्होंने सरकार पर यह दबाव डाला कि जो कॉटन टेक्सटाइल है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी कि उन पर एक ज़्यादा शुल्क लगाया जाए, ज़्यादा शुल्क वसूल करे। जिससे क्या होगा, जो मैनचेस्टर गुड्स हैं कुड सेल इन ब्रिटेन, जो मैनचेस्टर के सामान हैं वो ब्रिटेन में बिना किसी बाहरी प्रतियोगिता के बिक सकेंगे, क्योंकि जो बाहर के अगर अच्छा प्रोडक्ट भी वहाँ आएगा तो टैक्स लगने के कारण उनकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी, जिस कारण से ब्रिटेन में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स थे टेक्सटाइल, उनको ज़्यादा कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल परस्यूडेड ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी समय में हम ये देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वो ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजार में भी बेचे। इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों ने परस्यूडेड किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड है, ब्रिटिश का सामान है, वो इंडियन मार्केट पर भी बेचा जाए। एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स, और ब्रिटिश कॉटन गुड्स के एक्सपोर्ट होने से इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द 19th सेंचुरी, और ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजार में बेचने। 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटेन के वस्तु उत्पादनों के निर्यात में, जो ब्रिटेन के जो वस्तु उत्पाद थे उनके जो एक्सपोर्ट था उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुआ ड्रामेटिकली, तेज़ी से। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी देयर हैड बीन वर्चुअली नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन। कॉटन का कोई 18th सेंचुरी से शताब्दी तक हमने देखा कि वर्चुअली कॉटन का कोई इम्पोर्ट ही नहीं हुआ इंग्लैंड में। भारत में से उत्पादकों का न के बराबर निर्यात हुआ। अब क्या हुआ, 1850 के आते आते कॉटन पीस गुड कंस्टिट्यूट ओवर 31% ऑफ वैल्यू ऑफ इंडियन इम्पोर्ट्स। जो सूती आयात था भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया, यानी कि जो इंडिया में इंपोर्ट होने का वो था वो बढ़ गया। कॉटन वेवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम, इस तरह से जो कॉटन वेवर्स थे, कपास के जो बुनकर थे इंडिया में, उनको दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एक ही समय में। दो समस्याएं क्या थी? देयर एक्सपोर्ट मार्केट, उनका जो निर्यात बाजार था वो ढह गया, और जो स्थानीय बाजार था, लोकल मार्केट था, वो सिकुड़ गया, क्योंकि स्थानीय बाजार में उनके अपने मैन्युफैक्चर गुड्स के अलावा बाहर के ब्रिटेन का रेडीमेड गुड्स भी वहाँ पर आने लगा, तो लोकल मार्केट भी श्रैंक हो गया और एक्सपोर्ट भी उनका कम हो गया। बीइंग ग्लटर्ड विद मैनचेस्टर इंपोर्ट,
और इस तरीके से स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित माल की भरमार होने लग गई। ग्लटेड मैनचेस्टर्स इंपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स। अब जो मशीनों के द्वारा उत्पादन होता था, लोअर कॉस्ट, कम लागत थी, इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स, और उन्होंने कॉटन के वस्तुओं का इंपोर्ट किया, वेर सो चीप। तो इतने सस्ते थे ये बुनकरों के दैट वेवर्स कुड नॉट इजीली। तो यहाँ के जो बुनकर थे वो इसका कम्पीट ही नहीं कर पाए उससे, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम थी, प्राइस कम था। बाय द 1850 तक रिपोर्ट फ्रॉम मोस्ट वेविंग रीजन, 1850 तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाके में गिरावट और बेकारी के किस्सों की भरमार थी। ऐसे कई किस्से वहाँ नैरेट, कहानियाँ गढ़ी जाती थी जहाँ पर वो खाली बैठे रहते थे और उनके द्वारा जो तैयार टेक्सटाइल मिले थी उनका कोई सामान बिकता ही नहीं था। यानी ब्रिटिश टेक्सटाइल के आगे वो कंपटीशन कर ही नहीं पाए, और शायद उनका जो मार्केट था वो तो सारा इंग्लैंड ने उस पर कब्जा कर लिया। बाय द 1860 वेबर्स फेस न्यू प्रॉब्लम। 1860 के आते आते जो बुनकर थे उन्होंने नई समस्या उनके सामने पैदा हुई। दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई। अब क्या समस्या हुई बुनकरों के सामने? उनकी अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई रॉ कॉटन, अच्छी क्वालिटी का पर्याप्त मात्रा में कच्चे कपास की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी बुनकरों के पास। व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर, क्यों? क्योंकि जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ, एक बार हमने देखा कि जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, कॉटन सप्लाईज फ्रॉम यूएस, जो कॉटन सप्लाईज थे यूएस के, वेर कट ऑफ एंड ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। और अमेरिका ने ब्रिटेन को कच्चा कपास की सप्लाई करने से मना कर दिया, या नहीं हो पाई उस समय, क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध हो गया था, वहाँ खुद ही लड़ाई चल रही थी। तो अमेरिका से ब्रिटेन के पास कच्चा कपास नहीं पहुँचा। तो ब्रिटेन ने क्या देखा? ब्रिटेन भारत की ओर मुड़ गया। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया एज ए रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और इस तरीके से भारत से एक कॉटन एक्सपोर्ट होने लगा, कच्चा माल भारत से ब्रिटेन जाने लगा, और इस तरह से इंक्रीज द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन। और जो रॉ कॉटन कच्चा कपास था उसकी जो प्राइस थे वो क्या हो गई? शॉर्ट अप हो गई। यानी कि कपास के निर्यात में वृद्धि से उसकी कीमत जो थी आसमान छूने लगी। शॉर्ट अप वेवर्स इन इंडिया वेयर स्टाफ ऑफ सप्लाईज, और जो वेवर्स थे इंडिया में उनकी मनमानी कीमत पर कच्चे कपास खरीदना पड़ता था। भारतीय बुनकरों के कच्चे माल के लाले बढ़ गए। अब जो भारतीय बुनकर थे उनके पास कपास ही नहीं है। खुद यहाँ के जो बुनकर हैं, एक्सोर्बिटेंट प्राइस इन दिस सिचुएशन वेविंग कुड नॉट पे, और इस तरीके से कच्चे कपास खरीदनी पड़ती थी मनमानी कीमत पर। ऐसी सूरत में बुनकरों की सहारे पेट पालना संभव नहीं था। तो ऐसी प्रॉब्लम जो वेवर्स भारत में थे, स्टार्व्ड ऑफ सप्लाईज, तो हम कह सकते हैं भारत से कच्चा माल मांगने लगा तो भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इतनी वृद्धि होगी कि उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई। तो भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले बढ़ गए। भारतीय जो बुनकर थे उनके पास कच्चा माल ही नहीं था, तो किस तरीके, और इतनी ज़्यादा कीमत पर वो यहाँ से कच्चा कपास खरीद नहीं सकते थे। दस बाय द 18th सेंचुरी में वेबर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल फेस अनदर प्रॉब्लम। 19वीं सदी के आखिर में जो बुनकर थे उनके सामने कई अदर तरह की समस्याएं आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन करने होने लगा। जो भारतीय कारखाने थे, फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगिन प्रोडक्शन, अब फैक्ट्रियों में भी उत्पादन होने लगा। फ्लोडिंग द मार्केट विद मशीन गुड्स, अब क्या होने लगा? बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से बढ़ गया, अब बाजारों में मशीन से बनी चीज़ें आने लगी। हाउ कुड वेविंग इंडस्ट्री पॉसिबल सर्वाइव? तो जो बुनकर उद्योग था भारत में कैसे सर्वाइव कर सकता था, कैसे एग्जिस्ट कर सकता था? बहुत ही टफ था भारतीय बुनकरों के लिए। इस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ी थी। और इस तरीके से जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पर जो सेटअप हुई थी, इसी सिलसिले में अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें, जो फैक्ट्रीज वहाँ पर थी, फैक्ट्रियाँ जब आ गई, फर्स्ट कॉटन मिल जो थी मुंबई में 1854 में आई एंड इट वेंट इनटू प्रोडक्शन, और इसने 2 साल तक यहाँ पर उत्पादन होने लगा। 1862 के आते आते 4 मिल्स वेर एट वर्क, 4 मिलें जो थी काम कर रही थी, और उनमें से 94,000 स्पिंडल्स, जो 94,000 जो तकलिया थे, और 2158 करगे थे। लूम्स को करगे बोलते हैं। अराउंड द सेम टाइम, उसी समय में, सेम टाइम में जो जूट मिलें थी केम अप इन बंगाल, वो बंगाल में आई।
फर्स्ट बिंग सेटअप 1855 में सेट हुई थी, और अनदर वन जो हुई थी 7 ईयर्स लेटर, 7 साल के बाद इन 1862 में। इन नॉर्थ इंडिया में जो एल्गिन मिल थे, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तर भारत में, एल्गिन मिल ने 1860 के टाइम में कानपुर में पहली बार क्या किया, मिल खोली, और 1860 ए ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल जो थी अहमदाबाद में खोली गई थी, वह सेटअप बाई 1874 आते आते द फर्स्ट स्पिनिंग, पहली जो स्पिनिंग और वेविंग मिल थी मद्रास में जो खुली थी, उत्पादन होने लगा वहाँ पर, कटाई और बुनाई मिल खुल गई थी। ये उद्योग कौन लगा रहा था, हु सेट अप द इंडस्ट्रीज, और हालांकि पैसा कहाँ से आ रहा था, वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम, हु केम टू वर्क इन द मिल, और इन मिलों में काम करने के लिए मजदूर कहाँ से आए और पैसा कहाँ से आ रहा था और कौन लगा रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिलों को लगाने के लिए भाई पूंजी की आवश्यकता थी, कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, और कौन इतना रिच पर्सन हो गया था, और लेबर्स कहाँ से आ रहे थे, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती थी। इंडस्ट्रीज वेर सेटअप इन डिफरेंट रीजन, तो जो उद्योग थे हम देख सकते हैं, अर्ली जो एंटरप्रेनर थे यानी कि प्रारंभिक उद्यमी जो थे, जो पैसा लगा रहे थे, इंडस्ट्रीज जो थी उद्योग, देश के विभिन्न भागों में डिफरेंट रीजन में वेरिंग सॉर्ट्स ऑफ पीपल वही काम कर रहे थे। आइए देखते हैं ये कौन लोग थे। लेट अस सी दैट हु दे वेर। हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस, अगर हम बहुत सारे व्यवसायिक बिजनेस ग्रुप को देखें, उनका इतिहास देखें, तो गो बैक टू ट्रेड विद चाइना, हमें चाइना के साथ व्यापार को जमाने के लिए से चला आ रहा था इतिहास चीन के साथ। तो बहुत सारे व्यापार समूह हम देखते हैं कि जो इतिहास ये हमें बताता है कि हमने चीन के साथ व्यापार को जमाया, बिजनेस को जमाया, बैक टू ट्रेड विद चाइना फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी। एज यू हैव रेड इन योर बुक, हमने पिछले साल बुक में ये पढ़ा था कि ब्रिटिश इन इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम, क्योंकि ब्रिटेन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय खरीदता था चाइना से, और ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा करेंसी चाय खरीदने में चली जाती थी कि ब्रिटेन के लोग चाय के शौकीन थे। अब ब्रिटेन ट्रेड को बैलेंस करना चाहता था, और ब्रिटेन के पास ऐसा कोई क्रॉप्स थी नहीं कि जिससे वो भी एक्सपोर्ट करे और ट्रेड बैलेंस हो। तो ब्रिटेन ने वहाँ पर ओपियम को चाइना में सप्लाई करने की सोची, तो चाइना में ओपियम सप्लाई किया चाइना एंड टुक टी, और इसके बदले में चाय ली चाइना से। लेकिन चाइना को जो राजा था वो जानता था कि ओपियम के साइड इफ़ेक्ट क्या है और लोगों पे इसका क्या असर पड़ता है, तो वो लोगों को ओपियम ना लेने की सलाह तो देता था। लेकिन ब्रिटेन इतना चालाक था कि वो चोरी छिपे जहाज़ों में चोरी छिपा के चाइना के लोगों को इसका हैबिचुअली बना दिया वहाँ पर, और लगभग कुछ समय बाद वहाँ के लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या ओपियम लेने की हैबिचुअल थी। मैनी इंडियंस बिकेम जूनियर, और बहुत सारे भारतीय जो लोग थे। और अगर हम देखें चाइना एंड टुक टी, चाय को लेता था फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में चाय जाती थी और ओपियम देता था, इससे ट्रेड बैलेंस हो गया था। वो बहुत सारे इंडियन जो लोग थे भारतीय, अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे। तो मैनी इंडियन बिकेम जूनियर प्लेयर इन दिस ट्रेड प्रोवाइडिंग फाइनेंस, और इसमें हम देख सकते हैं इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे। बहुत सारे जो भारतीय व्यापारी थे जूनियर प्लेयर के रूप में काम करते थे इस व्यापार में। प्रोवाइडिंग फाइनेंस, जो क्या करते थे, पैसा उपलब्ध कराते थे इस चीज के लिए, प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड प्रोकरिंग सप्लाईज, और आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाज़ों में लाद कर। शिपिंग एंड कंसाइनमेंट, जो माल था उसको जहाज़ों में लाद कर कंसाइनमेंट यानी कि रवाना करते थे। हैविंग अर्न दो ट्रेड, और इस तरीके से व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करने लगे। हैविंग अर्न दो ट्रेड, इस व्यापार से कमाने के बाद कुछ जो बिजनेसमैन थे उनका जो विजन था, उनकी जो दृष्टि थी, डेवलपिंग इंडस्ट्रियल, उन्होंने भारतीय उद्यमी के रूप में वो जाने गए। बंगाल में अगर हम बंगाल की बात करें, जो द्वारिकानाथ टैगोर थे, चीन के साथ व्यापार में उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो चीन के साथ जो उन्होंने व्यापार किया द्वारिकानाथ टैगोर ने, उन्होंने फॉर्च्यून अपना किस्मत बदल दिया, भाग्य बनाया, पैसे से भाग्य बन गया उनका। मेड एज फॉर्च्यून इन द चाइना ट्रेड बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि उद्योगों में निवेश करने लगे, क्योंकि चीन के साथ व्यापार में उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया था। 1830 से 40 के बीच में
टैगोर इंटरप्राइज सैंक अलॉन्ग विद द दोज ऑफ अदर। इस तरीके से जो 6 अलग उद्यमी थी, कंपनियां लग रही थी और टैगोर इंटरप्राइज के साथ 1840 के दशक में 1840 के टैगोर जो इंटरप्राइज था व्यावसायिक संकट में आ गया। दशक में जो व्यापक व्यावसायिक संकट में और साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। जो टैगोर के उद्यम थे, टैगोर के इंटरप्राइज थे, सैंक अलॉन्ग विद दोज ऑफ अदर, जो अन्य भी उनके साथ उद्यम शुरू किया था, और इन वाइडर बिजनेस क्राइसिस ऑफ 1840। और इस तरीके से 1840 के दशक में बहुत सारे व्यापारिक संकट हुए और साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन अगर हम 19वीं सेंचुरी की बात करें, लेटर 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे जो चाइना ट्रेडर्स थे, यानी चीन के जो व्यापारी थे, बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन उसी 19वीं सदी में अगर हम बात करें, जो 19वीं सदी थी, चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था, चाइना ट्रेडर्स में सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट भी बने। मुंबई में पारसी जो थे, दीन शाह पेटिट जिसे कहते हैं हम, दीन शाह पेटिट के नाम से जाने जाके, तो आगे चलकर देश में इन्होंने विशाल औद्योगिक, इन्होंने दीन शाह पेटिट ने और इसके साथ दीन शाह पेटिट के अलावा जमशेदजी जो नुसरवानजी टाटा थे, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, उन्होंने बहुत बड़ा ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर स्थापित किया भारत में। पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके, आंशिक रूप बहुत इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमाया था। इन्होंने कैसे पैसा कमाया? इनिशियल वेल्थ के बहुत ज़्यादा, पार्सली फ्रॉम एक्सपोर्ट टू चाइना, चाइना को एक्सपोर्ट करके, एंड पार्सली फ्रॉम रॉ कॉटन, और यहाँ से रॉ कॉटन इंग्लैंड को सप्लाई करके। जो सेठ हुकुमचंद थे, इसी सिलसिले में एक सेठ हुकुमचंद भी थे 19 कलकत्ता में। हुकुमचंद ने क्या किया था, भी चीन के साथ व्यापार किया था। जो मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, जिन्होंने इंडिया में पहली जूट मिल स्थापित की कलकत्ता में 1917 में, ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ व्यापार किया। एंड सो डी द फादर्स एज वेल एज ग्रैंडफादर, इनके दादा और परदादा भी जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनको हम जीडी बिरला के नाम से जानते हैं, घनश्याम दास बिरला, जो काफ़ी फेमस थे। वी ऑल नो, वी हैव हर्ड द नेम ऑफ दीज फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हु वर्कड हार्ड, हु डिड बिजनेस विद द अदर कंट्रीज and later on became a very famous and very rich person, and finally were capable to do business even in India also.